तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स यानी कि गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है शुरू से स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 1 का टोटल ऑल फार्मूला हम लोग पहले रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो आसानी से सोल्व हो जाए। तो चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है तो देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले जब चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है तो क्यों ना हम वास्तविक संख्या के बारे में जाने। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो परिमेय अथवा अपरिमेय हो, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे में 2, -5, 1/2, 0, पाई, √2, 6.9 आदि इत्यादि होते हैं। फिर जो कि इसके कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, जो कि हिंदी में होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब देखेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। बेसिकली यह क्लास 9th में ही पढ़ना था, लेकिन जब हम बेसिक से बता रहे हैं तो पूरा बेसिक्स भी बताना पड़ेगा हमको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग को ध्यान में रखने होंगे संख्याएं के प्रकार। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं का कोई डिफिनेशन पूछे तो ऐसे बोलिएगा, जिस किसी संख्या का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे हमारे हाथ में ये दोनों है वस्तु, एक मार्कर है, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 और 3 4 आगे चलते जाता है। तो हम 0 से स्टार्ट तो नहीं करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसमें एक ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जब भी स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर सेकंड में, ओ सॉरी, प्राकृतिक संख्या का जो सिंबल होता है वो होता है n। ठीक है, सेकंड की ओर चलेंगे, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या का कोई भी डिफिनेशन कोई पूछे तो बोलिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम जीरो लगा दिए, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसका जो सिंबल होता है वो W होता है। सम संख्याएं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो सम संख्याएं उसे कहते हैं जो कि 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, पूरा पूरा विभाज्य मतलब जब भागा देने पर यानी कि उसे डिवाइड देने पर शेषफल उसका 0 आ जाए तो उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 को करेंगे 1 बार में 0 आ गया, 4 को करेंगे 2 बार में 0 आ गया, ऐसे ही 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 इत्यादि हो गए। तो सम संख्या समझ में आ गया। सम संख्या वे संख्या हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। फिर क्या है, विषम संख्या, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 को ले लिए, 2 से भाग दिए ना हम लोग तो 0.5, यानी कि 0.5 भागफल आ गया, शेषफल हाँ भागफल आ गया। उसके बाद देखिए 3 को हम लोग करते हैं, 2 से 3 को करते हैं तो 1 बार में 2, 1 शेषफल आ गया कि नहीं, बचा कि नहीं। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 आदि हमारा विषम संख्या हो गया। 5 की ओर चलेंगे, क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर इसको बोलते हो इंग्लिश में। इंटीजर नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि माइनस में जितना ले, मान लीजिए हम -3 -2 -1 1 0 0 1 2 3 4 डॉट 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 चल गए इनफाइनाइट
तक। तो इसका पूर्णांक का जो होगा, पूर्णांक संख्याओं का जो डेफिनेशन होगा यानी कि परिभाषा जो कोई पूछेगा तो आप लिखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 एवं ऋणात्मक संख्याओं को ऐड करने यानी कि जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, या सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 6 में, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भी कोई बड़ी बात नहीं है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य और भी संख्या से कट सकते हैं, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिए 4, तो 4 कटेगा 1 से 4 बार में खत्म हो गया, फिर 4 स्वयं से कटेगा 1 बार में, ये भी अप्लाई हो गया, फिर 2 से भी कटेगा 4 2 बार में खत्म हो गया। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, भाज्य संख्या 1 से तो कटेगा और स्वयं से कटेगा, लेकिन और संख्या से भी कट सकते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर 7 में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या उसका अपोजिट, जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से न कटे पूरा पूरा, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो एग्जाम्पल में दिया है 2, 3, 5, 7, 11 आदि। ठीक है, 8 में सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जैसे कि अभाज्य संख्या को हम लोग ब्रैकेट में करके लिख दे, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का आसान सा डिफिनेशन होता है। कौन सा होता है, जिस भी संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट 0, यानी कि जो q होगा वह 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर अपरिमेय संख्या, उसका उल्टा। परिमेय संख्या में जिसका वर्गमूल हम लोग डायरेक्टली निकाल सके, जैसे हो गया √4, √36, √49 इत्यादि, ये सब का डायरेक्टली रूट निकल जाता है। √4 का 2 हो गया, √36 का 6 हो गया, √49 का 7 हो गया, यानी कि डायरेक्टली निकल गया, उसे हम लोग क्या परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय उसका अपोजिट हो जाता है। अपरिमेय उसका अपोजिट हो जाता है। तो जिस भी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। और एक और बात इसमें भी ध्यान देने वाली है कि जिस भी संख्या का वर्गमूल हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान देने वाली है कि एक ऐसी संख्या है, एक विशेष संख्या है जो कि न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है। ठीक है, नोट में लिख सकते हैं आप लोग। तो समझ में आ गया, एक बार रिपीट करते हैं शॉर्ट कोड में। वास्तविक संख्या वे संख्या होते हैं जो परिमेय अथवा परिमेय होते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ संख्या यानी कि संख्याओं के प्रकार। फर्स्ट में प्राकृतिक संख्या जिसका सिंबल n होता है, पूर्ण संख्याएं जिसका सिंबल w होता है, सम संख्याएं जिसका सिंबल 2n होता है। n क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, फिर 4 में विषम संख्याएं जिसको हम 2n + 1 या 2n - 1 से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं जिसको हम z से सूचित करते हैं। फिर पढ़े भाज्य संख्याएं, फिर पढ़े अभाज्य संख्याएं, फिर सह अभाज्य संख्याएं, फिर परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं। इसके आगे और फॉर्मूला है, आगे देखते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट। डिवाइडेंट को ए बोल देते हैं हम लोग, या पी भी मान सकते हैं आप लोग, और भाजक डिवाइजर बी, और भागफल क्वाइडेंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो फॉर्मूला हो गया।
135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि जो भाज्य है, भाज्य बराबर हो जाता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग क्या में पढ़े हैं, डिवाइड में पढ़े हैं। डिवाइड में ये चारों चीज होता है, डिवाइड में ये चारों चीज होता है। यहाँ पे जो होता है उसे भाजक बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसे भाज्य बोलते हैं, और यहाँ पे भागफल बोलते हैं, और जो नीचे आता है वहां पे शेषफल बोलते हैं। समझ में आया। और इसमें हल करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, 135 और 225 का HCF किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें जो क्या छोटा वाला होता है उसे B मानते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसे A मानते हैं। ठीक है। और 100 इतना में से 225 को क्या हम डिवाइड करेंगे, तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल प्लस शेषफल। एक बार में जाएगा 135 बटे में 90। तो इसके कहने का क्या मतलब है, इसका बराबर यानी कि भाज्य बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, भाजक, यानी कि भाजक इंटू भागफल। तो एकरा और एकरा गुना हम लोग करेंगे, 135 गुने 1 करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुने 1 लिख दिए। आप प्लस इतना यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। देखो यहाँ पे प्लस, प्लस में क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो शेषफल हमारा 90 आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि 225 बराबर 135 इंटू 1 क्यों लिखे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला में है कि भाजक इंटू भागफल, ये भाजक इंटू भागफल लिखे और प्लस शेषफल लिख दिए। अभी समझ में आया, आ गया होगा। फिर इसको उतारेंगे 135 को। अब देखेंगे 90 इंटू, देखिए यहाँ पे 90 इंटू, यहाँ पे फिर हम देख करके देख लेते हैं। 90 से एक बार में 45 बचा, तो इसको इंटू इसको और प्लस इसको, तो 1 प्लस 45। अब इसको उतारेंगे, 90 को उतारेंगे। ठीक है, तो 45 इंटू 2 प्लस 0, इसका आ जाएगा 90 को जब हम 45 से भाग देंगे, दो बार में आ जाएगा, 90 कट जाएगा। तो इसको इंटू इसको, यानी कि 45 इंटू 2 और प्लस 0, और जहां पे 0 आया वहां पे हम लोग सॉल्यूशन करना बंद कर देंगे। और जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, 45 जो हमारा हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए क्या कहता है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा प्राप्त करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डिवाइड वाला है पोर्शन। तो डिवाइड में क्या क्या होता है, भाजक होता है, भाज्य होता है, और भागफल शेषफल होता है। तो भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य इसको बोलते हैं, और भागफल और इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि भाज्य बराबर यानी कि 225 बराबर भाजक यानी कि 135, 225 बराबर 135 इंटू क्या भागफल, तो भागफल 1 है, प्लस शेषफल, शेषफल 90 है। फिर 135 उतरेगा, उसी प्रकार से अगला स्टेप करेंगे, उसी प्रकार से अगला स्टेप करेंगे। और जहां भी 0 आ गया, रिमाइंडर 0 यानी कि शेषफल 0 बच गया, तो वहीं पर सॉल्यूशन करना बंद करेंगे, और ये वाला पोर्शन जो होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्लियर है, क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। यहाँ पे HCF इंटू LCM रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट की कमी है इसलिए रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे HCF इंटू LCM लिखा हुआ है बराबर में। ठीक है, यानी कि दो संख्या कौन कौन से हैं, A और B मान लेते हैं, HCF इंटू LCM। मान लीजिए कि 2 और 4 का जब हम गुना करेंगे तो 8 आएगा, और जो इसका HCF इंटू LCM का गुना करेंगे तो कितना, 8 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF इंटू LCM। जब हमको LCM निकालना होगा,
जब दोनों संख्या का हमको एचसीएफ ज्ञात होगा तो हमको एलसीएम निकालना होगा। तो ए इंटू बी बटे में एचसीएफ, किसका एचसीएफ? वो दोनों संख्या का, ठीक है। फिर एचसीएफ निकालना होगा तो ए इंटू बी बटा में एलसीएम, किसका एलसीएम? उन दोनों संख्या का, ए और बी का संख्या का है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए का जब पहला हमको ज्ञात नहीं होगा, जब दूसरा मान लीजिए कोई सवाल दे दिया कि दूसरा संख्या 9 है तो पहला संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और उसका एचसीएफ भी दे दिया है, उन दोनों संख्या का एचसीएफ भी दे दिया है और दूसरा संख्या दे दिया है, तो पहला संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। और दो संख्या का एचसीएफ भी दे दिया है और दूसरा संख्या दे दिया है, तो पहला संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद सवाल देखते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे 26 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना मतलब 26 का लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि 13 दूना 26, यानी कि 2 इंटू 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 91 को निकालेंगे तो 7 इंटू 13। और देखेंगे एचसीएफ इसमें कैसे निकलता है, जो कॉमन चीज हो, जैसे कि इन दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो गया हमारे 13 हो गया कि नहीं। अब देखिए हमको एचसीएफ भी पता है और ए और बी दोनों संख्या भी पता है, ए वाला ए संख्या है, ये बी संख्या है, तो एक फॉर्मूला है एलसीएम निकालने का, इसलिए एलसीएम बराबर, ये फॉर्मूला हम काहे बताए हैं, इसीलिए तो बताए हैं एचसीएफ ए और बी का। देखिए ए इंटू बी यानी कि 26 इंटू 91 बटे में एचसीएफ हमको पता ही है, तो हो गया 182 इज अ करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके आगे है एक शांत अशांत वाला, तो उसको हम परिभाषा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कैसे। शांत प्रवृत्ति कौन सा होता है, जिस भी परिमेय संख्या को भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाता है, उसे हम शांत प्रवृत्ति वाला कहते हैं, शांत प्रवृत्ति वाला कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं। और जिस भी संख्या का शेषफल 0 नहीं आता है भाग देने पर, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 3 से 10 को डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 1 बच गया कॉमन, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 3 3 3, यानी कि क्या रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यह क्या 1 बटा जो क्या 3 बटा जो 10 है, अरे 10 बटा जो 3 है, वो हमारा कभी नहीं हो सकता शांत, ठीक है। तो एक शांत और अशांत में एक और कंडीशन होता है, एक और कंडीशन, इसको कंडीशन क्या है, परिमेय संख्या p बटा q होता है, ठीक है, जहाँ q इज नॉट 0, ठीक है। परिमेय संख्या में q का अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। नोट में समझिए क्या कर रहा है कि p बटा q जब भी देगा ना सवाल कि शांत दशमलव प्रसार है, चेक कीजिए अशांत दशमलव प्रसार है, तो उसमें परिमेय संख्या ही देगा, ठीक है, परिमेय संख्या ही देगा। चलिए समझाते हैं कौन सा है ये, परिमेय संख्या ही देगा। तो देखिए परिमेय संख्या मान लीजिए एक दिया है 5 बटा 1600, तो इसको बिना बड़ा भागा दिए हुए इसको बताना है कि शांत प्रवृत्ति वाला है कि अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 5 है तो 5, और 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4
5 6 1 और 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर m यानी कि 5 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं, तो ये शांत हो गया। ठीक है, अब एक और है एग्जाम्पल, 17 बटा में 443, तो 17 बटा में 443 को लिख सकते हैं 14 इंटू 60 इंटू 3। ठीक है, तो इसको 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, अशांत हो गया। ठीक है, कंप्लीटेड। चैप्टर 1 में इससे बाहर फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो चैप्टर 1 का फॉर्मूला कंप्लीटेड होता है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर जान सके कि आपको कौन सा फॉर्मूला जानना है और कौन सा सब्जेक्ट में सबसे कमजोर हैं आप, और मैं आपको उसमें चैंपियन बनाने का काम करूंगा। इसलिए मेरा चैनल का नाम है रिजल्ट चैंपियन मेथड। और इसके लिए इससे अब इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।